Yeah, let me record it. Sharing with you whiteboard. या टुडे आई विल टेक सबसे पहले एक वर्ड है फार्स को लेकर के फार्स जो कॉमेडी का हिस्सा है FARCE। जी दिनेश जी गुड इवनिंग। नहीं तबीयत सही है, तबीयत का ऐसा कुछ वो नहीं है, तबीयत सही है और बीच में एक आध दिन अगर ड्रॉप करना होगा तो पहले से मैसेज डाल देंगे पहले से। नहीं ऐसा नहीं है उसमें एक्चुअली में इन द इवनिंग टाइम व्हेन समवन कीपिंग फास्ट तो इवनिंग टाइम में तो वैसे ही बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है इवनिंग टाइम तो थोड़ा सा। जी जी। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए बहुत बड़ी अभी क्लासेस नहीं लिया जा रहा, बस कुछ टर्म्स हैं उसको डिफाइन करेंगे, कोई ऐसी बहुत प्रॉब्लम नहीं। जी 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 जी। समथिंग इट्स व्हाट इट्स पार्ट इट इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी डिजाइन टू प्रोवोक द ऑडियंस। इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इट इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी। It is a type of comedy designed to provoke, designed to provoke, designed to provoke the audience to simple, the audience to simple, comma, hearty laughter, hearty laughter, LAUGHTER. So it's a very simple point which you have to गो मीन्स फार्स एक तरह का क्या, इट इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी। फार्स जो शब्द है जब भी आएगा या ट्रेजिडी से नहीं जुड़ा हुआ या किससे जुड़ा हुआ है, इट इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी जिसका जो डिजाइन क्यों किया जाता है, डिजाइन टू प्रोवोक फॉरवर्ड, डिजाइन टू प्रोवोक द ऑडियंस टू सिंपल एंड हार्टी लाफ्टर, सिंपल एंड हार्टी लाफ्टर। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल एंड हार्टी लाफ्टर। और ऐसा करने के लिए यू विल कम टू नो कि जो इनका अपना वो चीजें हैं उनमें से कभी कभार कैरिकेचिंग होता है, कैरिकेचर टाइप्स ऑफ कैरेक्टर आप पाएंगे, काफी कभी कभार किसी चीज का एग्जैजरेशन किया जाता है। तो टू डू सो ऐसा करने के लिए अपनली व्हाट वी फाइंड, कैरिकेचर टाइप्स ऑफ कैरेक्टर समटाइम्स मीन्स। सेकेंड पॉइंट इससे रिलेटेड है जो इम्पोर्टेंट है, टू डू सो it commonly implies it commonly implies to do so it commonly implies highly exaggerated, highly exaggerated or caricature types of character, or caricature types of character, caricature caricaturing something, just like you can say, have you seen, if I use the word, उनका चार्ली चैपलिन का, have you seen चार्ली चैपलिन का कार्टून? Yeah, when you find someone taken has any pen and sketching someone, so sketching and carry catching when you copy someone and just create the ridiculous, yeah, ridiculous situation,
समटाइम्स कैरी केचिंग ऑफन यू विल कम टू नो। अगर आपने देखा होगा जो कानपुर के एक वो है एक जो कॉमेडी करते हैं उनका नाम राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव, या राजू श्रीवास्तव या लाफ्टर शो, इन सब लोगों, या इन सब लोगों में कैरी केचिंग और ऑल दिस थिंग्स वी विल कम टू नो। हाँ, नकल उतारना, लेकिन वो रिडिकुलस सिचुएशन, रिडिकुलस सिचुएशन, उसका इंटेंशन तभी लाफिंग होगा। क्या कैरी केचिंग के क्या थे? नहीं, आई डोंट नो यूजीन ओनिल। मैं यूजीन ओनिल, दैट वाज द अमेरिकन ड्रामेटिस्ट, दैट वाज द यूजीन। नहीं, नहीं, आई डोंट नो। मैं इस बारे में जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन उनका कार्टून वगैरह जो है, यू विल कम टू नो, कार्टून का आता था। या तो टू डू सो इट कॉमनली इम्प्लाइज हाईली एग्जाजरेटेड। एक तो एक पॉइंट ये होता है कि इसमें काफी हद तक एग्जाजरेशन होता है, किसी भी कैरेक्टर को जो लाया जाता है हाईली एग्जाजरेटेड आर कैरिकेचर टाइप्स ऑफ कैरेक्टर। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। और ये जब लाया जाएगा तो इसमें क्या होगा, एक तो आपका आप कह सकते हैं रिडिकुलस सिचुएशन, और ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड की रिडिकुलस सिचुएशन, थर्ड पॉइंट। रिडिकुलस सिचुएशन यू विल कम टू नो। और अगर आपको याद होगा जो कॉमेडी शो आ रहा, कॉमेडी सर्कस कपिल शर्मा का, उसमें भी, हाँ, उसमें गोविंदा का जो भांजा है जो है वो उसमें काफी ज्यादा वो चीजें करता है, और स्पेशली यू विल कम टू नो, एक खासकर उसमें वो चीजें, उसके नाम मैं मिस कर रहा हूँ। और वहां पे एक जो इसका और, या कृष्णा, या परहैप्स कृष्णा। तो यू विल कम टू नो कि उसका जो एक और पॉइंट होता है ना कि फ्री यूज ऑफ सेक्सुअल मिक्सअप्स, इसकी एक और खासियत होती है, फ्री यूज ऑफ सेक्सुअल मिक्सअप। वो कभी जो है औरत का रूप धारण कर लेगा, कभी कुछ और चीजें, तो ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, इसमें क्या होता है, इसको करने के लिए जो भी कैरेक्टर यूज किए जाते हैं वे एग्जेजरेटेड आर कैरिकेचर टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, रिडिकुलस सिचुएशन, एंड फ्री यूज ऑफ सेक्सुअल मिक्सअप, सेक्सुअल मिक्सअप, ये सारी चीजें होती हैं। एंड यू विल कम टू नो कि जो ये फार्स रहा है, इस फार्स का शेक्सपियर ने भी यूज किया हुआ है, जॉन ऑस्कर वाइल्ड ने भी यूज किया हुआ है। शेक्सपियर के दो प्ले में, द टेमिंग ऑफ द श्रीव एंड द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, हैव अ फीचर ऑफ फार्स। तो अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल ग्रेसिया शेक्सपियर, शेक्सपियर द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, द मेरी वाइफ्स, द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, एंड सेकेंड द टेमिंग ऑफ द श्रू। ये शेक्सपियर के दो प्ले हैं जिसमें फार्स आपको देखने को मिलेगा, द मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर, द टेमिंग ऑफ द श्रू, SHREW, थ्री वर्ड्स ऑफ, मतलब ये चीजें भी फाइंड, तो इन सब प्ले में भी लगभग ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। शेक्सपियर द मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर, द टेमिंग ऑफ द श्रू, इट हैज पार्ट्स। तो मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड। और अगर आपको याद होगा कि अभी कल जब मैंने पढ़ा रहा था आपको प्रॉब्लम प्ले को लेकर के, तो शेक्सपियर के तीन प्ले को मैंने बिटर कॉमेडीज में रखा था। आप उनका नाम बता सकते हैं?
मेजर फॉर मेजर, all's well that ends well, Troilus and Cressida। थ्री प्लेस को हम लोगों ने लेकर के बात किया था, उन थ्री प्लेस में ट्रायलस एंड क्रेसिडा, मेजर फॉर मेजर, ऑल सिविल दैट एंड सिविल, ये बिटर कॉमेडीज में। हाँ, ये तीनों बिटर कॉमेडीज का या प्रॉब्लम प्ले का हिस्सा रही हैं। ये दो रहा है, ये फार्स इसमें रहा है। तो ये चीजें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर एनी एग्जामिनेशन, अगर आप कवर करेंगे तो शेक्सपियर को लेकर के ये चीज हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा ऑस्कर वाइल्ड का द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एक प्ले है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाट, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑस्कर वाइल्ड्स, WILDE apostrophe, Oscar Wilde, the importance of being earnest। It came in 1895। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग earnest, ये भी फार्स का एग्जाम्पल है। या मैडम, नॉट गेटिंग योर व्हाट यू आर सेइंग, द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। false type do you get in Merry Wives of Windsor? या हेनरी फोर्थ, वही मैं कह रहा था कि डू यू गेट द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में अगर false type जो कैरेक्टर है, तो जो वो कैरेक्टर है, दैट कैरेक्टर इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फार्स, रिमेंबर दैट। फार्स का मतलब जो है वह एक चीज है कि वह एक सिचुएशन होगा। any character who is caricating any character who is creating ridiculous atmosphere, if you find that thing, that characteristic in any play, then that play will be the example of the farce, character will not be the example of farce। Are you getting it? Yeah, that is the farce, and that farce is you find when, if you find that farce in any comedy, then that comedy will be the example of farce. Character will not be the example of farce because character has only created the situation। farce जो है, it's not a type of character। मैंने क्या लिखा था, farce is a type of comedy। ये नहीं कहा गया कि फार्स इज अ टाइप ऑफ कैरेक्टर। इफ यू से कि फाल्स्टाफ इज अ फार्स, तो इसका मतलब कि फार्स जो है टाइप ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो अभी तक तो टाइप ऑफ कैरेक्टर दो ही रहा है ना, राउंड और फ्लैट कैरेक्टर जो बताया गया है, तो तीसरा चीज आ जाएगा वहां पे। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू से कि फार्स जो है, यू डोंट हैव टू ऐड फार्स विथ कैरेक्टर, यू हैव टू जस्ट नो दैट इट्स अ टाइप ऑफ कॉमेडी। ये कैरेक्टर का कोई टाइप नहीं है। कैरेक्टर क्या करेगा, कोई उसमें उस प्ले में कोई ऐसा कैरेक्टर होगा जो कि क्या करेगा, एक रिडिकुलस सिचुएशन या सेक्सुअल मिक्सअप का रोल प्ले करेगा, वो कैरेक्टर होगा। लेकिन वह कैरेक्टर फार्स नहीं होगा। फार्स इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी। इफ यू फाइंड दिस थिंग इन एनी कॉमेडी, दैट कॉमेडी विल बी एन एग्जांपल ऑफ फार्स। फार्स इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी। उसको हमें कैरेक्टर से नहीं जोड़ना। कोई भी कैरेक्टर ये रोल प्ले करता हो सकता है, फाल्स्टाफ के अलावा और भी वहां पे रहे हो और भी लोगों ने ये चीज किया हो। अब अगर जो क्लाउन होता है, जो क्लाउन जो है क्या कहते हैं, हंसाने का गुदगुदाने का काम करता है, तो क्या उस क्लाउन को हम फार्स कहेंगे? हंसाने या गुदगुदाने का काम तो बहुत सारी चीजें रहा है ना, क्लाउनिश एक्टिविटीज वी फाइंड, स्पेशली शेक्सपियर के प्ले में तो ज्यादा रहा है। तो दैट कैरेक्टर विल नॉट बी द पार्ट ऑफ, क्योंकि क्लाउनिंग जो एक्टिविटी होती है उसमें इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, कल जब मैंने आपको लिखवाया था लो कॉमेडी और हाई कॉमेडी,
तो उसमें मैंने यही तो बताया था कि जो है जो इंटेलेक्चुअल कॉमेडी है वो हाई कॉमेडी है, जो आपका गैग्स है जिसमें क्लाउनिस है वो आपका लो कॉमेडी है। तो दैट इज अ डिवीजन ऑफ कॉमेडी। बट पार्ट्स की सबसे बड़ी खासियत होती है कि ऐसी हंसी जिसमें आपको सिंपल वे में अगर मैं कहूँ कि जो हार्टी लाफ्टर हो, एक ऐसी हंसी वहां पे होती है कि आदमी कहते हैं ना सिंपल भाषा में कि पेट पकड़ के वो हंसते रहे। तो पेट पकड़ के हंसना कि इतना ज्यादा हंसाया गया, इतना ज्यादा हंसाया गया कि आप लोट पोट हो जाते हैं। वो जो सिचुएशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको फाड़ कहते हैं। तो यह एक कॉमेडी का टाइप। मैंने जो इसका हाँ, आप अगर देखेंगे इसका मैंने लिखा है, इट इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी डिजाइन टू प्रोवोक द ऑडियंस। ऑडियंस को ये प्रोवोक करता है क्या करने के लिए, हंसने के लिए। कैसे? टू सिंपल हार्टी लाफ्टर। हार्टी लाफ्टर होता है, सिंपल हार्टी लाफ्टर, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके लिए क्या किया जाता है, उसको हंसाने के लिए जो वहाँ पे कैरेक्टर कैरेक्टर होंगे वो जो है किसी कैरेक्टर का एग्जाजरेशन भी हो सकता है, एग्जाजरेटेड पार्ट हो सकता है, कैरिकेचिंग हो सकता है, जिसका एक और रेडिकुलस एटमॉस्फेयर वहां पर होगा। ये बात बताई गई। फिर उसके बाद सो आई थिंक यू ऑल हैव नोटेड दैट पार्टिकुलर पार्ट्स, आप सारे लोगों ने नोट कर लिया। या हाँ, हाँ, ये दोनों के लिए उनका डिवीजन ही है। हाँ, हाँ, दोनों के लिए, दोनों का उन्होंने जॉर्ज मेरिडिथ ने ये लो कॉमेडी और हाई कॉमेडी का डिवीजन उन्होंने अपनी किताब आइडिया ऑफ कॉमेडी में। नाउ वी हैव टू टेक अनदर थिंग, दैट इज व्हाट, दैट इज द सैटिरिक कॉमेडी। यू विल कम टू नो ये जो सैटिरिक कॉमेडी है, इस सैटिरिक कॉमेडी से what the thing you find, you will come to know कि how much it is significant this satiric comedy। ऑलरेडी इसके नाम से पता चल रहा है कि जिसमें सटायर होगा। और जब आप सैटिरिकल कॉमेडी या सैटिरिक कॉमेडी की बात करते हैं तो तुरंत एक नाम आपके सामने आता है, बेन जॉनसन का। बेन जॉनसन का कॉमेडी ऑफ ह्यूमर और सैटिरिक कॉमेडी, अगर आपको याद होगा कि सैटिरिक कॉमेडी जो बेन जॉनसन का था, जिसमें द वाल्पोन और द एल्केमिस्ट। तो सैटरिक कॉमेडी कोई अलग से ऐसा बहुत कॉमेडी नहीं जिसमें सटायर का बहुत ज्यादा यूज किया गया होगा, वही आपका क्या है, सैटरिक कॉमेडी है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें जिन चीजों को लेके हंसी उड़ाई जाती है वो पॉलिटिकल पॉलिसीज और फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन होती है। तो हियर आई वुड लाइक टू राइट इट कि पहला पॉइंट कि इन सैटरिक कॉमेडीज देयर इज देयर इज सटायर ऑन पॉलिटिकल पॉलिसीज एंड फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन। पॉलिटिकल policies and philosophical doctrines. This is philosophical, PHILOSOPHICAL doctrines। इस चीज को लेकर के किया जाता है। दूसरा पॉइंट कि इट ओरिजिनेटेड इन ग्रीक, इट ओरिजिनेटेड इन ग्रीक, इट ओरिजिनेटेड इन ग्रीक
बाय एरिस्टोफेंस। इसका जो ओरिजिन हुआ था वो ग्रीक में हुआ था, और किसके द्वारा? एरिस्टोफेंस के द्वारा। तो एक चीज ये ध्यान में रखना है कि इट ओरिजिनेटेड इन ग्रीक बाय एरिस्टोफेंस। नंबर थर्ड पॉइंट, व्हेन यू टॉक अबाउट सैटरिक कॉमेडी, तो स्पेशली यहाँ पे जब हम बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, तो एक नाम मैंने बताया कि बेन जॉनसन। बेन जॉनसन रोट द वॉलपोल, Walpone, द वॉलपोन एंड एल्केमिस्ट, Alchemist। बेन जॉनसन रोट द वॉलपोन एंड एल्केमिस्ट। ये चीजें भी किसका जो है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सैटरिक कॉमेडी। दैट इज, यस से सैटरिक, सी से कॉमेडी। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सैटरिक कॉमेडी। और जो ये सैटरिक कॉमेडी है, इसको करेक्टिव कॉमेडी भी कहा जाता है, क्योंकि सटायर का मेन पर्पज ही यही होता है कि जब सटायर होगा तो उससे क्या होगा, उससे सुधार होने की गुंजाइश है। तो सटायर का जो मेन पर्पज होता था कि उससे सुधार होगा, उससे चीजें जो है, लोगों का जो वीक पॉइंट है उससे सटायर के माध्यम से लोग उसको फ्रंट पे लाते थे, और ये उम्मीद की जाती थी कि उसमें लोग क्या करेंगे कि बहुत सारा सुधार होगा। तो वाल्पोन एंड एल्केमिस्ट, ये दो प्ले उनका रहा है। या एल्केमिस्ट, ALCHEMIST। Another name is corrective comedy. I think that it will be fourth point. It is also known as corrective comedy. Now the next point which we have to take, that is comedy of manner. Is there? What are you saying, madam? That is the subtitle, yeah. Alchemist, when you talk, uh, Alchemist, yeah, one is comedy and second is a novel also written by any modern writer, अभी recently लिखा गया है। ये तो हम लोग बेन जॉनसन को लेके बात कर रहे हैं, बट देयर इज अ नॉवेल आल्सो एल्केमिस्ट के नाम से। और उसका नाम बड़ा फेमस है, बट मिसिंग दिस टाइम। एल्केमिस्ट एक एक और नॉवेल के भी है। या पाउलो कोएल्हो या नॉवेल बाय पाउलो कोएल्हो या इवन पाउलो कोएल्हो अ वेल नोन राइटर, या पाउलो कोएल्हो। या
If such question has been asked, so can you tell me what the option has been given there? अगर वहां पे कॉमेडी दिया हुआ है तो यू हैव टू गो कॉमेडी, वाई बिकॉज इज इट स्पेलिंग एल्केमिस्ट, ALCHEMIST, द एल्केमिस्ट? फिर से मैडम। हाँ, द एल्केमिस्ट या दिस द एल्केमिस्ट, दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर दिस कॉमेडी, बिकॉज जो आपका 2010 में पूछा गया है उससे पाउलो कोहिलो का कोई मतलब नहीं है। वो अगर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कवर भी कर रहे हैं तो CS एलियट तक कवर कर रहे हैं और पाउलो कोहिलो उसके बाद आए हुए हैं। तो उसमें अगर आपको जो जो आपसे उनका जानना है, दैट इज व्हाट, दैट इज कि ये जो है क्या है कि कॉमेडी को ही लेकर के बात कही गई। हाँ हाँ, कॉमेडी। नहीं, उन्होंने उन्होंने अगर मैडम वो दिया तो क्या उन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया है कि ये जो है ड्रामा भी रहा है, कॉमेडी भी रही है? नहीं, आप फोटो नहीं, अभी आप ये मुझे बताइए, आपके सामने वो किताब होगा तो लेट मी नो कि जो घटना चक्र वालों ने दिया है, जो उन्होंने ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये नावल है और ये इनका नावल है, ये नावल और इनका नावल है, ये तो हम लोगों ने डिस्कशन में कर ही लिया। इवन आई आई वाज टेलिंग यू कि हाँ ये नावल है किसी बड़े राइटर का, आपने पाउलो कोइलो बताया कि हाँ बिल्कुल, और वो नावल मेरे अलमीरा में पड़ी भी है। ऐसा नहीं है तो, लेकिन सबसे बड़ा चीज ये है कि क्या उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है कि ये एक दूसरा वर्क है जो कॉमेडी भी है। बेन जॉनसन, अब नाउ टेल मी दैट कि व्हाई दे आर सेइंग कि ये केवल जो है नॉवेल होगा, उन्होंने आंसर इस पे किस किस आधार पर, जब वो दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि द अल्केमिस्ट कॉमेडी भी है, द अल्केमिस्ट नॉवेल भी है, तो वो किस आधार पे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं ये केवल नॉवेल ही होगा? तो या तो उनको दोनों कर देना चाहिए कि ये एम्बिगुअस है, इसको जो है बहुत क्लियर नहीं। देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो डाउट होगा, लेकिन उसको क्लियर करने के लिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि पाउलो कोहिलो आपके सिलेबस में नहीं रहे हैं, और पाउलो कोहिलो पोस्ट मॉडर्न एज नहीं, ये लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी के बड़े राइटरों में से आते हैं। और जब आप पाउलो कोहिलो का नाम ले रहे होंगे तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा कोई क्वेश्चन आयोग ने पाउलो कोहिलो के लेके आज तक नहीं बनाया है, लेकिन बेन जॉनसन को लेकर के हमेशा क्वेश्चन बना रहा है। फर्स्ट लाउरिएट पोएट, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को लेकर के, कंटेम्प्रेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर को लेकर के। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर ये TGT में ये चीज पूछा गया है तो उसका रिलेशन केवल और केवल बेन जॉनसन से ही है। हम ये नहीं कह रहे कि पाउलो कोहिलो गलत है, लेकिन जो आयोग ने क्वेश्चन बनाया है उसकी मंशा जो होनी चाहिए है, या उसकी जो मंशा थी, वो केवल और केवल बेन जॉनसन को लेके था। अब जो एक्सप्लेन उन्होंने किया हुआ है, क्या नाम है कि घटना चक्र वालों ने, अब उन्होंने दोनों दे दिया है। अब दोनों देने के बाद उन्होंने ये कह दिया ये तो सही है, लेकिन एक्सप्लेन दोनों कर दिया है, ताकि वो इससे बच जाएंगे कि हमने तो दोनों कर दिया था, हमने तो ये नहीं करता यही चीजें, तो एक्सप्लेनेशन में ये चीजें हो जाती हैं। बट आपको जब भी जाएंगे तो यू हैव टू गो विद ओनली बेन जॉनसन, क्योंकि पाउलो कोहिले तो मुझे नहीं लगता कि जो सिलेबस का जो क्वेश्चन भी बनाता होगा वो उसको रखेगा, क्योंकि उसे पता है उसको कवर कहाँ तक करना है। CS इलियट के आगे, 1965 के आगे उसको कवर ही नहीं करना। नहीं नहीं, वो जैसे अगर एक्सप्लेन किया भी है तो एक्सप्लेनेशन उसका तो सही है, इसीलिए मैंने पूछा एक्सप्लेनेशन में। लेकिन आप जब भी जाइएगा तो आप पाउलो कोहिलो को जरूर ध्यान में रखिएगा, लेकिन आपको आंसर जब लगाना होगा तो केवल और केवल बेन जॉनसन को लेकर के बात करनी। हाँ, या या अनडाउटली अनडाउटली एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। देखिए, होता क्या है कि अगर अभी हम लोग जो है जब डिस्कस कर रहे थे तो शेक्सपियर के नाम पे कई सारे पोयम या सोनेट लिखे गए, किसी में शेक्सपियर है, किसी में टू शेक्सपियर है, किसी में आन शेक्सपियर है, उस पर भी हम लोगों ने बात किया था। इवन मैथ्यू अर्नाल्ड के शेक्सपियर को मैं न जाने कितनी बार पढ़ाया हूँ, लेकिन मैं खुद आई वॉज कंफ्यूज कि दिस इज टू शेक्सपियर बाद में, लेकिन आप लोगों ने क्लैरिफाई किया कि नहीं, देयर इज नो टू शेक्सपियर, देयर इज ओनली शेक्सपियर।
देयर इज ओनली शेक्सपियर जो मैथ्यू अर्नोल्ड। हाँ नहीं उसमें केवल जी वही मैडम वही बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि मैं या आप सभी लोग तो कंफ्यूज थे, उसी चीज को हमने डिस्कस किया। मैं भी यही कह रहा हूँ कि केवल शेक्सपियर वहां पे है, लेकिन कंफ्यूजन कितना था कि टू शेक्सपियर, बार बार मैं बोलता था टू शेक्सपियर केवल। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आन शेक्सपियर, टू शेक्सपियर, या जो स्काई लार्क बर्ड है, उस स्काई लार्क बर्ड पर जो है कई लोगों ने, नाइटिंगेल पर भी कई लोगों ने पोयम लिखा हुआ है। किसी ने केवल ओ टू स्काई लार्क कर दिया, किसी ने स्काई लार्क कर दिया, किसी ने, तो ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड उसमें वो सारा चीज है। खासकर जब आप वर्ड्सवर्थ वाला पोयम पढ़ेंगे तो वर्ड्सवर्थ की उस पोयम में बर्ड से लेकर के जो पोयम लिखी गई उसकी एक पूरा कैटेगरी बनाया गया था, हाँ ये चीजें रही। तो ऐसे एक चीज ये भी था, अच्छा वो यहाँ डिस्कशन हो गया, दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं। लेकिन आयोग जब ऐसा क्वेश्चन बनाएगा तो उस पर आपको जो है केवल और केवल कॉमेडी जाना है। और आयोग को खुद नहीं करना चाहिए कि दो तरह के वहां पे वो रखे, नॉवेल भी ऑप्शन रख रहे हैं, कॉमेडी भी रख रहे हैं। या जो बनाने वाला होगा हो सकता है उसको पाउलो कोहिलो तक ना जानकारी रही हो। ये तो उन्होंने क्या किया है कि उसको एक्सप्लेन कर दिया है, इस वजह से ये चीजें आ। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता कि वो कंफ्यूज करने के पर्पज से रहता है। उनका एकमात्र मकसद ये होता है कि क्वेश्चन को वो बनाना चाहते हैं, लेकिन क्वेश्चन इतने कभी कभार एम्बिगुअस होते हैं कि जैसे एक एक आदमी नहीं, 10 क्वेश्चन मुझे दिया जाएगा, 10 किसी और को दिया जाएगा, 10 किसी और को दिया, कभी आयोग का पेपर एक आदमी नहीं बनाता है, 10 10 करके आते हैं। तो 6 प्रोफेसरों से। हाँ बेन जॉनसन ही है। हाँ और बहुत फेमस राइटर, बहुत बड़े नॉवलिस्ट है, लेकिन वो है कि 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड और 21st सेंचुरी के उसमें जो उसके है, तो इस तरह की चीजें। या नाउ वी हैव टू टेक व्हाट कॉमेडी ऑफ मैनर। व्हेन वी टॉक अबाउट कॉमेडी ऑफ मैनर, ये भी जो है कहाँ पे हुआ था, इट ओरिजिनेटेड इन ग्रीक। इट ओरिजिनेटेड इन ग्रीक। दूसरा पॉइंट, इसके जो ओरिजिनेटर थे, इट ओरिजिनेटेड इन ग्रीक। यू विल कम टू नो इसके ओरिजिनेटर का नाम मीनांडर। मीनांडर is the father of comedy of manner. Pinander is the father of comedy of manner. बाद में इसमें और भी नाम जुड़ते हैं, प्लाउटस एंड टीरेंस, रोमन कॉमेडियन, प्लाउटस PLAUTUS, प्लाउटस एंड टीरेंस TERENC, रोमन कॉमेडियन प्लाउटस एंड टीरेंस also contributed in the development of comedy of manner.
जब आप कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात करते हैं तो शेक्सपियर का दो प्ले इस कैटेगरी में आता है, लव्स लेबर्स लॉस्ट एंड मच एडो अबाउट नथिंग। शेक्सपियर लव्स लेबर्स लॉस्ट। शेक्सपियर का लव्स लेबर्स लॉस्ट एंड मच एडो अबाउट नथिंग। नथिंग आर एन एग्जाम्पल ऑफ द सेम। तो यू कैन गेट कि कैसे जो है ये चीजें हैं, मच एडो अबाउट नथिंग। अगेन आई वुड लाइक टू चेंज द स्लाइड एंड टेल यू कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट कॉमेडी ऑफ मैनर। ये कहाँ पे ओरिजिन हुआ? ग्रीक में हुआ। इसके पहले भी जो कॉमेडी थी वो भी कहाँ पे थी? वो भी ग्रीक में ही थी। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका जो फादर है कौन है? मिनांडर। उन्होंने रोमन जो कॉमेडियन थे जिनका नाम था प्लाउटस एंड टीरेंस, उन्होंने भी इसमें काम किया। इसके अलावा शेक्सपियर का दो एग्जांपल दिया गया, लव्स लेबर्स लास्ट एंड मच एडो अबाउट नथिंग। एंड हियर आई वुड लाइक टू टेल यू कि इसके अलावा जब आप कॉमेडी ऑफ मैनर की बात करते हैं तो ये कॉमेडी ऑफ मैनर तो ओरिजिनेट वहां से हुआ, लेकिन यही कॉमेडी ऑफ मैनर आपका रेस्टोरेशन एज में दूसरी शक्ल में आएगा इंग्लैंड में। ये तो हम लोगों ने एक टाइप ऑफ कॉमेडी की बात कर लिया, लेकिन एक और है जो इसी से को रिलेट करेगा, उसका नाम क्या है? रेस्टोरेशन कॉमेडी। RESTORATION, रेस्टोरेशन कॉमेडी। यू विल कम टू नो कि जो ये रेस्टोरेशन कॉमेडी है इसका अपनी खासियत अलग है, और उसकी खासियत क्या है कि दिस रेस्टोरेशन कॉमेडी इट्स highly significant, and this restoration comedy it covers the period from 1660 to 1700। चूंकि रेस्टोरेशन एज के नाम पर रखा गया या उसी एज में आया था। मे आई नो कि रेस्टोरेशन एज के बड़े पोएट कौन रहे हैं? जॉन ड्राइडन, या उस समय राजा कौन थे? या चार्ल्स सेकेंड, दैट्स गुड। चार्ल्स सेकेंड को रीस्टोर किया गया था क्योंकि 1649 में जब चार्ल्स फर्स्ट को एजरडिनेट किया गया था तो चार्ल्स सेकेंड इंग्लैंड छोड़ के फ्रांस चले गए थे, और फ्रांस से उनकी वापसी 11 साल बाद 1660 ईस्वी में होती है। तो जब वो दोबारा गद्दी पे बैठे थे इसी को रेस्टोरेशन कहा गया। रुई माने पुनः, स्टोर माने बैठाना, मतलब राजा दोबारा गद्दी पर बैठे। दिस इज वाई द एज इज नोन एज रेस्टोरेशन एज। और जो कॉमेडी इस समय आई है उस कॉमेडी को क्या कहा गया? रेस्टोरेशन कॉमेडी कहा गया। लेकिन ये जो कॉमेडी है ये कॉमेडी ना तो ग्रीक से प्रभावित थी, ना ही आपका क्या कहते हैं कि आप अभी जो हमने रोमन कॉमेडियन या इटालियन कॉमेडियन का नाम लिया था वहां से प्रभावित थी, बल्कि इस कॉमेडी पर जो असर था किसका असर था? फ्रांस का फ्रेंच राइटर मोलियर का असर था। तो नंबर वन पॉइंट की restoration comedy has its impact, comedy has its impact of the French writer Molière। Restoration comedy has its French impact
इट्स इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच राइटर मोलियर। तो ये बहुत जरूरी है और ये बहुत जरूरी है कि जो रेस्टोरेशन कॉमेडी आई है या इंग्लैंड में आई है 1660 से 1700 के बीच में, लेकिन इसके ऊपर जो असर रहा है वो किसका असर रहा है? मोलियर का असर रहा है। या एंड सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इस जो ये जो कॉमेडी है, इस कॉमेडी में यू विल कम टू नो कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि रिलेशन एंड इंट्रिग्स ऑफ मेन एंड वुमेन लिविंग इन सोफिस्टिकेटेड अपर क्लास सोसाइटी। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इसकी जो खासियत है, रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड वुमेन, रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड वुमेन लिविंग इन सोफिस्टिकेटेड सोफिस्टिकेटेड अपर क्लास सोसाइटी। अपर क्लास सोसाइटी, उनके बीच का रिलेशनशिप इंट्रीगिंग था, बैक बाइटिंग था, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। तो रिलेशनशिप या इंट्रीगिंग ऑफ मेन एंड वीमेन लिविंग इन अ सोफिस्टिकेटेड, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कॉमेडी ऑफ मैनर में किसके बारे में बात की गई है? सोफिस्टिकेटेड अपर क्लास सोसाइटी। आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये सारे पॉइंट जो हाईलाइट किए जाते हैं वो आपको बिल्कुल लर्न करना है। पहली बात तो किस एज में आता है? रेस्टोरेशन एज में आता है। रेस्टोरेशन एज की डेट क्या है? 1660 से 1700 ईस्वी तक। उस समय के राजा कौन थे? चार्ल्स सेकेंड थे। चार्ल्स सेकेंड जो है इंग्लैंड से कब भागे हुए थे? 1649 को। कब वापसी होती है? 1660 को फ्रांस से वापसी होती है। इसीलिए इस कॉमेडी पर फ्रेंच कॉमेडियन का इम्पैक्ट है जिसका नाम क्या है? मोलियर। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि इस जो कॉमेडी का जो थीम है, इस कॉमेडी में क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड वुमेन लिविंग वेयर इन सोफिस्टिकेटेड अपर क्लास सोसाइटी। ना लोअर क्लास का होगा ना मिडिल क्लास का होगा, बल्कि अपर क्लास में भी जो बहुत सोफिस्टिकेटेड अपर क्लास सोसाइटी है उनको लेकर के बात कही गई है। और साथ ही साथ इसमें जो है क्या है कि इसके जो डायलॉग है वो बहुत इंपॉर्टेंट, विट एंड स्पार्कल ऑफ द डायलॉग है। थर्ड पॉइंट, विट एंड स्पार्कल ऑफ द डायलॉग। विट एंड स्पार्कल ऑफ द डायलॉग यू विल कम टू नो, ये चीज का यूज किया गया है। मतलब विट का बहुत ज्यादा है, सटायर है, आयरनी है, इंटेलेक्चुअल एक तरह का डायलॉग आपको देखने को मिलेगा। कॉन्स्पिरेसी है, बैक बाइटिंग है, लेग पुलिंग है। ये लगेगा ही नहीं कौन किसके खिलाफ क्या षड्यंत्र कर रहा है, आपको पता ही नहीं चल पाएगा, अंदर अंदर इतना सारा चीजें होता है। इसके राइटरों में एक बड़े राइटर हैं विलियम कॉन्ग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, एग्जाम्पल ग्रेसिया में विलियम कॉन्ग्रीव द वे ऑफ द वर्ल्ड। द वे ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा एक राइटर और है विलियम वाइकरली द कंट्री वाइफ। WICH, दिस इज WY
Wikerley, विलियम वाइकरलीज द कंट्री वाइफ। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है, विलियम कॉन्ग्रीव को ध्यान में रखना है, विलियम वाइकरली को ध्यान में रखना है, इसके ऊपर इम्पैक्ट किसका है, फ्रेंच का है। उसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान में रखना है कि किस एज में आई है, रेस्टोरेशन एज में आई है, और सोफिस्टिकेटेड अपर क्लास के बारे में बात की गई है। उसके पहले हम लोगों ने जिस कॉमेडी को डिस्कस किया था, पार्ट्स को, उसके बारे में बताया कि उसमें हार्टी लाफ्टर होता है, और उसमें शेक्सपियर के प्ले को लेकर के बात की गई, उसमें कैरिकेचिंग था, एग्जैजरेशन था। सैटरिक कॉमेडी में ये कहा गया कि उसमें फिलोसफिकल और पॉलिटिकल पॉलिसीज को लेकर के किया जाता है, और उसको करेक्टिव कॉमेडी भी कहा जाता है। ग्रीक में ओरिजिन हुआ, एरिस्टोफेंस उसके राइटरों में से रहे हैं। और एग्जाम्पल द वाल्कोन द एल्केमिस्ट बेन जॉनसन का भी दिया गया था। कॉमेडी ऑफ मैनर में भी बात किया गया था। कॉमेडी ऑफ मैनर में शेक्सपियर के दो प्लेज लव्स नेबर लास्ट मच एडो अबाउट नथिंग को लेके बात किया गया। नाउ आई वुड लाइक टू टेक सेंटिमेंटल कॉमेडी। You find what when you talk about this की sentimental comedy, then you will come to know कि this sentimental comedy जो रही है, यह एक तरह का रिएक्शन था। सबसे पहला पॉइंट कि a middle class reaction, a middle class reaction, a middle class reaction, a middle class reaction against restoration comedy। जो रेस्टोरेशन कॉमेडी थी, जिसमें सोफिस्टिकेटेड अपर क्लास लाइफ को लेके जिस हिसाब से बताया जाता था, मेन वुमेन रिलेशनशिप को लेकर के, और ये जैसा मैंने बताया उसमें लस्ट था, पैशन था, इंट्रिगिंग था, बैक बाइटिंग था। उस कॉमेडी के खिलाफ जो रिएक्शन हुआ, उस वो भी रिएक्शन किसने किया, मिडिल क्लास के लोगों ने किया। तो ये जो मिडिल क्लास का रिएक्शन था, यह किसके खिलाफ था, अगेंस्ट रेस्टोरेशन कॉमेडी। यह जो है रिएक्शन किस नाम से आता है, सेंटिमेंटल कॉमेडी के नाम से आता है। सेंटिमेंटल कॉमेडी वह कॉमेडी होती है जिसमें बहुत सीरियस बातें रखी जा रही, सीरियस ढंग से बातों को प्रेजेंट किया जा रहा हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो सेंटिमेंटल कॉमेडी है, इसमें मिडिल क्लास प्रोटेगोनिस्ट है। इसमें कौन है, मिडिल क्लास प्रोटेगोनिस्ट। जैसे उसमें अपर क्लास था, तो इसमें जो भी बात होगा किसको लेके बात कही गई है, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास को लेकर के बात कही गई है। और ये जो रिएक्शन था कि क्यों उन्होंने उसके खिलाफ, क्योंकि वो ये कहते थे कि जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है उसमें इमोरलिटी है, नैतिकता की बातें नहीं है, और इनडिसेंसी है, और डबल डीलिंग वाले डायलॉग है, या डुअल मीनिंग वाले डायलॉग है। तो इस तरह की चीजें आपको ये भी ध्यान में रखना है कि उसमें जिस चीज को लेकर के रिवोल्ट आया, वो उसमें जो है आप देखेंगे कि किसको लेकर के, इमोरलिटी के खिलाफ, इमोरलिटी, इनडिसेंसी, कामा इंट्रीग, INTRIGUE, इंट्रीग का मतलब षड्यंत्र, बैक बाइटिंग, इन सबको लेकर के उन लोगों ने अपना रिएक्शन एक तरह से जाहिर किया। और ये जो कॉमेडी आई थी, इस कॉमेडी में क्या है, गुडनेस है, वर्च्यू है, लाफ्टर की जगह इसमें जो टीयर्स है, और ये चीज कहीं ना कहीं सेंटीमेंट्स को अपील करने वाली, इसका नाम ही यही है। मैंने आपको पहले बता दिया, इस कॉमेडी में क्या है, वर्च्यू है, गुडनेस है, टीयर्स है,
और साथ ही साथ जो प्यूरिटी ऑफ सोल और हार्ट है, कैरेक्टर बिल्डिंग आपको लेकर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। इसके जो एग्जाम्पल्स ग्रेसिया में यू विल कम टू नो कि रिचर्ड स्टील जो प्रोज राइटर है, उन्होंने कॉमेडी भी लिखा था। रिचर्ड स्टील, द कांसस लवर। द कांसस लवर। 1722 में आई है। उसके अलावा एक और दूसरे राइटर थे, कॉले सिबर। कॉले सिबर, इनका जो था लव्स लास्ट शिफ्ट। लव्स लास्ट शिफ्ट। कॉले सिबर ये राइटर का नाम हो गया, इनका ड्रामा है लव्स लास्ट शिफ्ट। तीसरा है एडवर्ड मूर। द फाउंडिंग। 1748। So these things we find. Edward Moore's The Founding, all these things we find. So in today's class, you find these things. I would like to take one more point. If you have noted down, let me know. एक और पॉइंट मैं ले लेता। हैव यू नोटेड इट? नाउ क्लियरिंग इट। नाउ आई वुड लाइक टू टेक वन मोर पॉइंट, दैट इज एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, क्योंकि सेंटिमेंटल चल रहा है तो उसी से। एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। When we talk about anti-sentimental comedy, then remember that there are certain things which we have to follow. Ki this anti-sentimental comedy, it became popular in 18th century. It is also called comedy of manner. One thing I would like to tell you, यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं, जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है उसके ऊपर किसका प्रभाव था? रेस्टोरेशन कॉमेडी पर फ्रेंच प्ले का प्रभाव मोलियर का था। लेकिन जो एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी है, इस पर जो प्रभाव है वो आपका जो है प्लाउटस और टीरेंस जो नाम आया हुआ है, जिसको हम लोगों ने कॉमेडी ऑफ मैनर की शक्ल में डिस्कस किया था, वहां पर जो रोमन ड्रामेटिस्ट थे, ये उससे प्रभावित रहे। प्लाउटस एंड टीरेंस। या इफ यू हैव नोटेड इट, लेट मी राइट इट।
नाउ द थर्ड थिंग आपको ध्यान में रखना है कि ये जो था ये भी एक तरह का रिवोल्ट था। किसके खिलाफ रिवोल्ट था? रेस्टोरेशन सेंटिमेंटल कॉमेडी के खिलाफ। थर्ड पॉइंट, इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट सेंटिमेंटल कॉमेडी, क्योंकि इसका नाम ही अगर एंटी सेंटिमेंटल है, अगेंस्ट सेंटिमेंटल कॉमेडी। इसमें जो है जिसको लिया गया है कैरेक्टर के रूप में, मिडिल क्लास कल्चर एंड मैनर, मिडिल क्लास मैनर। इसमें क्या दिखाया गया है? इनडिसेंसी, कामा, ऑब्ससीनिटी, इंट्रीगिंग, इमोरलिटी। अभी ये जो फीचर मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ इसको मैंने और भी बता दिया, आपने कहाँ पाया था? कॉमेडी ऑफ मैनर और रेस्टोरेशन कॉमेडी। आप मुझे बता सकते हैं कि रेस्टोरेशन कॉमेडी और इस कॉमेडी में आपको अंतर क्या नजर आ रहा है? या दैट्स अ गुड पॉइंट। सबसे बड़ी चीज यही है कि दोनों में फर्क यही है कि यहाँ पे मिडिल क्लास सोसाइटी में वही बीमारी देखने को मिलती है जो बीमारी हमें वहां पे सोफिस्टिकेटेड क्लास में देखने को मिल रही थी। वहां पे अपर क्लास, जो सोफिस्टिकेटेड अपर क्लास में जो था, जैसे क्या था? इनडिसेंसी, ऑब्स्टिनिटी, इंट्रीगिंग, इमोरलिटी, बैक बाइटिंग, जितनी चीजें हमें वहां पे देखने को मिल रही थी वही सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। लेकिन ये कहाँ पे? ये मिडिल क्लास में। ये चीजें कहाँ पे? मिडिल क्लास में, वहाँ अपर क्लास सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी पे। इसका एक दो एग्जांपल इफ यू हैव नोटेड डाउन, तो आई वुड लाइक टू राइट एक वन एग्जांपल। एक बहुत पॉपुलर प्ले है ओलिवर गोल्ड स्मिथ, शी स्टूप्स टू काउंटर। अक्सर करके यूनिवर्सिटीज में बीए सेकेंड ईयर में पढ़ाया जा रहा। शी स्टूप्स टू काउंटर। दूसरा एक है शेरिडान, रिचर्ड शेरिडान, RICHARD, रिचर्ड शेरिडान, स्कूल फॉर स्कैंडल। दिस इज अनदर, ये पूछा जा चुका है कि स्कूल फॉर स्कैंडल किसका है? रिचर्ड शेरिडान का। और गोल्ड, ओलिवर गोल्डस्मिथ का शी स्टूप्स टू काउंटर। दीज टू प्ले यू हैव टू रिमेंबर, इट्स एन एग्जांपल ऑफ anti-sentimental comedy. So in this class you have covered anti-sentimental comedy, sentimental comedy, restoration comedy, comedy of manners, satiric comedy, and farce. And tomorrow you have to prepare yourself for Shakespearean comedy and Greek comedy, because tomorrow I will not use whiteboard. I will be live. तो इसलिए कल आप जो है व्हाइट बोर्ड की उम्मीद ना करिएगा। आप शेक्सपियर कॉमेडी पे कई बार बात हो चुकी है, उसकी क्या खासियत है क्या नहीं खासियत है पहले से पढ़ के रखे रहेंगे, जो मुझे व्हाइट बोर्ड का यूज नहीं करना पड़ेगा। यू विल कम टू नो अबाउट द फाइल। So tomorrow I will be live and I will interact with you
इन तो आपको शेक्सपियरियन कॉमेडी तैयार करके रखना और ग्रीक कॉमेडी। नाउ वी हैव। शिवांगी जी, शगुन जी, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा। हाँ, कृष्णा जी, आवाज मेरी जा रही है? कृष्णा जी, कृष्णा फ्रॉम इलाहाबाद। बच्चा, आपकी किताब पढ़ी रह गई, 2 बार वो वापस आ चुकी है। आप कोई ऐसा मुझे वो दीजिए ताकि मैं उसको दोबारा भिजवा सकूं। भाई यार, अब ये समझिए कि अगर स्पीड पोस्ट से जितनी किताबें गई थी आपकी छोड़ करके, एक मैडम की जो बनारस की थी प्रतिमा मैडम, उनकी वापस आई थी, वो उन्होंने कहा कि उस समय वहां पे नहीं थी, या जो भी रहा हो उनको भी रिसीव हो गई है। आपकी 2 बार वापस आई हुई है, और उससे बार बार की नॉट रिसीव, नॉट फाउंड, इस तरह से लिख करके वो लोग छोड़ते हैं कि क्यों नहीं रिसीव करा पाए। आप अगर कोई और ऐसा एड्रेस हो जहाँ पे दीजिए, एक बार और ट्राई करते हैं। इवन उस दिन आपका नंबर नहीं लगा, मैं किताब सोचा था मैं इलाहाबाद लेके आऊंगा, क्योंकि मैं स्टेशन तक आया हुआ था। तो मैं वो करता, लेकिन आपको थोड़ा सा बहुत पहले आना पड़ता वहां पे स्टेशन पे, करीब 7 बजे मैं आपको बुलाता। मैं मडुआ डी नई दिल्ली से था, तो मैं सोचा आपको रिसीव करा देता वहीं पर ही, लेकिन नंबर नहीं लगा था आपका। तो हाँ। जी। कटरा में दादा क्या अवेलेबल ना, कटरा यूनिवर्सिटी रोड पे जो यूनिक बुक शॉप पे। हाँ हाँ, वहाँ पे है, वहाँ पे है, लेकिन उनकी वाइफ की तबीयत बहुत खराब है, शी इज हॉस्पिटलाइज, शी इज लखनऊ, कोविड 19 की पेशेंट है वो। तो अभी वो कई दिनों से बंद किए हुए, 15 दिनों से उन्होंने बंद किया। हाँ हाँ, वो बंद, हमारी बात उनसे हो रही है तो बता रहे थे। शिल्पी नीलम मैडम, आपको आपकी कोई प्रॉब्लम? हाँ, वो चीजें वर्बली, इसीलिए मैंने आपको बताया कि शेक्सपियरियन कॉमेडी ऐसी कोई नई चीज नहीं है जो कि आपने पहले ग्रेजुएशन में ना पढ़ा हो। शेक्सपियर का आपने अगर कोई भी प्ले पढ़ा होगा, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो उसकी कॉमेडी की क्या क्या खासियत है, उसकी उसके चीजों को आपको नोट करना। और अगर आप किताब का सहारा लेके उसमें देखेंगे तो उसमें सारे पॉइंट दिए गए, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। विनोद कुमार जी, आप कैसे हैं? ठीक है? नॉट गेटिंग योर वॉइस। दिनेश जी का, निखत का, रमा का, कंचन मैडम का। रमा, हम आप लोगों की लिटरेरी थियरी की क्लास नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कोशिश करूंगा कल से, इवन आई हैव प्रॉमिस बट आई कुड नॉट टेक क्लास, अगर होगा तो मॉर्निंग में ही हो पाएगा। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कल से, लिटरेरी थियरी का बहुत दिनों से उसे मैंने नहीं लिया। जी, अपर्णा। अपर्णा, आपको कोई प्रॉब्लम? ओके, मनोज शुक्ला जी की फैमिली भी है, आपको मैडम कोई प्रॉब्लम? मैडम, आर यू गेटिंग माई वॉइस? रकीम जी, अम्बुज जी, प्रीति सागर मैडम। प्रीति सागर मैडम, कोई प्रॉब्लम कुछ? ओ- 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 ओके मैडम, ओके। देखिए, इस समय हमारे दो क्या 3 स्टूडेंट नहीं जुड़ पा रहे हैं, बल्कि और लक्ष्मण भी कोविड 19 पेशेंट है। और उनका प्रकाश जी का था, उनकी तबीयत इधर बीच में पता नहीं चल पा रही, उनका फोन आया था वो भी। अंजलि के फादर बहुत बिटर कंडीशन में थे, कोविड 19 भी है, प्लस उनको पैरालिसिस भी हुआ था। और ऑल दीज प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग। और वर्तिका, प्रीति सागर मैडम का, अतुल, अतुल जी, आप लोगों से बात हुई थी, धर्म प्रिया मैडम भी है। जी, डांस सिंह जी, आरती, आरती मैडम कोई प्रॉब्लम? आरती मैडम। सोनाली मैडम। अच्छा। So I think now we have to conclude because most of the people who are there, I have just talked them. जी।
हाँ हाँ, बात हमारी तो नहीं हो पाई। एक हमारे मित्र हैं, मैंने उनसे कहा था कॉल करने के लिए। वो रिकवर कर रहे हैं जो है, हाँ वो भी रिकवर कर रहे हैं। अभी उनकी वाइफ का, हाँ वो भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली। यू ऑल हैव टू स्टे एट होम मोस्ट प्रोबेबली व्हेन यू आर नेसेसरी देन यू हैव टू लीव योर होम। बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तब जाइए। और अभी आप ये समझिए कि ऐसे लोग मार्केट में मिल रहे हैं कि जिनको जैसे लगता है कि कोरोना नाम की चीज ही उनकी नजर में नहीं है, अभी भी मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो कर रहे हैं। जबकि इतना ज्यादा चीजें हैं। और एटीएम ओटीएम के पास जाइए तो और थोड़ा सा बच करके जाइए, अगर कुछ इस तरह की कोई चीजें, कहीं पे भी किसी शॉप पर जाइए, कहीं पे भी जाइए। ठीक है। ओके।